आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक देश एक कानून होना चाहिए, जितने भी नागरिक हैं उन सभी पे एक कानून लागू होना चाहिए, सभी के लिए एक समान इक्वलिटी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों ये, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके विपक्ष में भी हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसे हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म एक समान एक कानून जो देश में होने चाहिए, इसको लेके आम जनता का क्या सहमति है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये हमारे देश के आर्टिकल, हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा किया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 44 में, तो वहाँ पे बताया गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसमें हमारा आर्टिकल 44 ये पार्ट 4 है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो कौन से भाग में आता है, पार्ट 4 में जो डीपीएसपी है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। तो ये आर्टिकल 44 में ये चर्चा किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसमें बताया गया है कि जो राज्य है वो पूरे देश में, देश के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। पार्ट 4 जो डीपीएसपी है हमारा 36 to 51 आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा किया गया है। अभी हाल ही में इसके ऊपर जो लॉ कमीशन जो है 22वां, जो 22वां जो लॉ कमीशन है, उसने भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के महत्व के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सहमति मांगा है लोगों से, अपना विचार, पब्लिक ओपिनियन को मांगा है कि जितने भी जो अदर जो पब्लिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या सहमति है, उनका क्या अपना एक पर्सपेक्टिव क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो उस पर उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है, विचार मांगा है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक देश एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एक कानून नहीं है सभी के लिए। हमारे देश में पहले से भी एक समान एक कानून है पूरे देश में, लेकिन सिविल मैटर्स में अगर हम बात करें, बहुत सारे रिलीजन में जो उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम बात करें पर्सनल मैटर्स, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉमन सेट ऑफ आपका ये रूल्स होगा, जिसमें पर्सनल मैटर्स में डील करेगा। अदर रिलीजन, जितने भी जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं, उनके पर्सनल मैटर्स में। अगर पर्सनल मैटर्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, सच एज मैरिज, जो विवाह है आपका, डाइवोर्स है, तलाक हो गया, इनहेरिटेंस जो विरासत है आपका, एंड एडॉप्शन जो गोद लेना, जैसे सक्सेशन इसमें आ जाएगा। इनहेरिटेंस मतलब संपत्ति का अधिकार, और किससे होने चाहिए किससे नहीं होने चाहिए, गोद लेने का अधिकार, मैरिज, डाइवोर्स। तो ये जो 4-5 टॉपिक है, ये ज़्यादातर पर्सनल मैटर्स है। और इसमें क्या हो रहा था कि भारत में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप का अपना अपना एक डिफरेंट सिविल कोड था। अगर हम बात करें जैसे डिफरेंट सिविल कोड्स, तो हिंदू पर्सनल लॉ अलग है आपका, जिसमें हिंदू के लिए चर्चा किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है आपका। अदर्स में जैसे क्रिश्चियन है, पारसी है, तो इन रिलीजन के लिए अलग एक अपना लॉ है, सेट ऑफ लॉ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत अलग अलग सिविल कोड्स से जो पर्सनल मैटर्स में डील करते हैं। तो इन सबको कैसे एक किया जाए। अब इसके नुकसान क्या हो रहे थे, जैसे अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है आपका ये जेंडर को लेके, जेंडर इक्वलिटी को लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेके। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला अभी कुछ दिन पहले आया था। तो बहुत सारे धर्म में जो पर्सनल जो लॉ है, उसके कारण बहुत सारे जो महिला लोग हैं, उन या मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड,
बहुत सारे अधिकार सभी को नहीं दिए गए हैं, कुछ लोगों को दिए गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेके कैसे इसे डील किया जाए, कैसे एक जेंडर इक्वलिटी हो हमारे, अगर हम लोग बात करें इसके पक्ष में अगर, तो जेंडर इक्वलिटी के ऊपर ये सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। ये जो जेंडर को लेके इनइक्वलिटीज़ है, जो महिलाओं को बहुत सारे राइट्स नहीं मिले हुए हैं, उसको ये एक मतलब एक बैलेंस करने का प्रयास करेगा। ये सभी लोगों को ये अधिकार देने का प्रयास करेगा। अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये हमारे बहुत सारे सोसाइटी को मॉडर्नाइज करेगा, आधुनिकीकरण में भी मदद करेगा, बहुत सारे जो लॉज हैं उसमें रिफॉर्म लाएगा। तो इस तरह से अगर सबसे जो बड़ी बात है इसका लाने का, यूनिटी ऑफ द कंट्री। अगर बात करें जो संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, तो प्रियम्बल में आपका सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब जो धर्मनिरपेक्ष का जो बात किया गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसके अवधारणा को और मजबूत करेगा। इसका एक ये उद्देश्य है कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत का यूनिटी को कैसे इन्हांस करे, और इस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन का बात है। इससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे पूरा देश जो है नेशनल इंटीग्रेट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, एकीकरण होगा पूरे देश का। अगर इसके अगेंस्ट में बात करें, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसका विरोध करने का जो सबसे कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है आपका, जैसे आर्टिकल 25 to 28 जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा 25 से 28, ये जो आर्टिकल है ये बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विविधता है, और विविधता इन टर्म्स ऑफ रिलीजन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये रिलीजन को लेके जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और एक फंडामेंटल राइट्स उनको दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, इसमें राइट टू प्रोफेस, राइट टू आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कल्चरल अपना जो राइट्स है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप सेटअप कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म का जो अलग अलग जो संस्कृति है, हर धर्म का अलग अलग अपना एक कल्चर है, और एक धर्म में भी अलग अलग बहुत सारे कल्चर हैं, तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है, तो ये सब हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका वायलेशन होगा, ये भी एक पक्ष रखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से डाइवर्सिटी अफेक्ट होगा, जो हमारा जो कंट्री का जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको इम्पैक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस ए आर्टिकल को करेगा जो 25 से 28 के बीच में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर बात करें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो माइनॉरिटीज़ जो हैं हमारे यहाँ, उनके प्रोटेक्शन को लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड का और कितने देश में है, अदर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारा अगर पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, बहुत बांग्लादेश है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी के आधार पे, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जैसे इस्लामिक कंट्री में जो शरीयत जो लॉ है, शरिया है, उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सिविल लॉ को वहाँ पे लाया गया है। तो ये माइनॉरिटीज़ जो ग्रुप्स हैं उनके प्रोटेक्शन को लेके सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये हिंदू और मेजॉरिटी कंट्री है, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज को ये लाया जाएगा। तो ये भी एक सवाल है। अगर हम बात करें और भी देश में जैसे फ्रांस है, रसिया है, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका है। तो इस तरह से भारत में भी है बहुत सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके। जैसे आपराधिक मामलों में अगर हम देखा जाए तो एक ही कानून है पूरे देश के लिए, लेकिन सिविल मैटर्स में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इसको लेके ये किया जा रहा है। तो अभी इस पे लॉ कमीशन ने सभी लोगों का ओपिनियन मांगा है, ओपिनियन आ भी रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक देश एक कानून होना चाहिए, जिस तरह से एक परिवार, एक यूनिटी हो देश में, ताकि किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, न महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप से उनका भी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए इसमें। और इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए अच्छा होगा, बशर्ते वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनके भी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना, उनके भी राइट्स का ख्याल रखना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।